की बेटरमेंट के लिए काम किया कि पेंशनर्स का तो फ़ायदा हो गया, लेकिन हमें 8-9 अरब की हिट लगी एक साल के अंदर, वरना ये हम इसको 30 बिलियन से नीचे उसी वक्त ले गए थे। बहरहाल मौजूदा हुकूमत को, मैं बाकी शोबों की बात नहीं करता, ना मेरी कोई स्पेशलिटी है उन पे, लेकिन मेरा दावा नहीं है मेरी रेलवे पे स्पेशलिटी है, मगर 5 साल हमने रेलवे को इस तरह चलाया जैसे कि आप ज़ाती दिलचस्पी लेते हैं और कोई काम ही नहीं किया। लेकिन जनाब चेयरमैन, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है इस बात का कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मौजूदा हुकूमत के वज़ीर रेलवे ने अपनी पॉलिसी के नतीजे में बर्बाद कर दी है। आज सूरत हाल ये है कि इस साल जो प्रेडिक्शन है आपकी इनकम की, वो फॉल कर गई है और वो 42 बिलियन के करीब होगी आपकी, यानी 50 अरब तक हम ले गए थे, 52 बिलियन तक आप गए। खसारा भी आपके दौर में बढ़ गया, मगर आप 8-9 अरब का फॉल इनकम में है और खसारा आपका शो किया जाएगा 42 बिलियन। 7 बिलियन ऐड करें जो आपने वाजबात देने हैं पेंशनर्स के और मुलाजमीन के। मैं जब छोड़ के गया था 1 रुपया बाकी नहीं था, जब आया था 5 अरब रुपए की लाइबिलिटी थी, हमने क्लियर कर दी थी। अब 7 बिलियन जो है वो आपने देने हैं। ऐड इसलिए नहीं कर रहे और पेज इसलिए नहीं उनको किया जा रहा कि खसारा बढ़ जाएगा। आपका खसारा इस साल बदकिस्मती से 49 बिलियन को टच करेगा एट द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर। ये है अदादो शुमार। हुआ क्या है कि सियासी मदाखलत, हमारे दौर में किसी वज़ीर और MNA में ये नहीं थी उसको उस इजाज़त, या मेरे हल्के में किसी शख्स को इसकी इजाज़त थी कि मेरे वजारती दफ्तर में आता। ये बड़ी अजीब सी बातें हैं, पता कर रहे हैं इस बात का। 12,000 मैं खाली असामियाँ छोड़ के गया था, मैं भी भर सकता था, क्यों नहीं भरी? क्योंकि रेलवे अफोर्ड ही नहीं करता था। आपने एक ही झटके में सारा काम कर दिया। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की देख लें, मेरी 5 साल की वजारत में कितनी भर्ती हैं मेरे हल्के की, और मौजूदा वज़ीर रेलवे की देख लें, वही आपको पता लग जाएगा ट्रांसपेरेंट दौर कौन सा है। इल्ज़ाम लगाना आसान काम है। अब अलमिया ये है कि जितने फ़र्ज शनास लोग थे, डूअर्स थे, उनको साइड लाइन कर दिया गया है और खुशामदी और चापलूसों को आगे ले आया गया है। खुशामदी खुशामद कर सकता, काम नहीं कर सकता, वो काम कर ही नहीं सकता। सो डिलीवरेंस ख़त्म हो गई। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि लोकोमोटिव्स, मैं एक 1.5 मिनट में इसके मेन हेड्स को टच करूँगा। हमने अमेरिका से लोकोमोटिव्स खरीदे 55 जमा 20, तकरीबन 26 अरब रुपए का खर्चा हुआ। 5 अरब के टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे किए गए। तकरीबन 33 अरब रुपए महकमा रेलवे उनसे कमा चुका है और उनकी अभी 4.5 दहाइयों की एज बाकी है। स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है, उसमें से 8 लोकोमोटिव ख़राब खड़े हैं। 48 करोड़ रुपए का वो लोकोमोटिव है। वो कोई सस्ती सी मशीन नहीं है और दुनिया की बेस्ट मशीन है, कोई पूछने वाला नहीं है। ना आपने जी के साथ कोई लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया है, ना पार्ट्स का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है। नेट रिजल्ट ये होगा कि ये दुनिया की बेहतरीन मशीन और 2-4 साल में ये बर्बाद और तबाह हो जाएगी। मुझसे पहले बिलोर साहब एक कॉन्ट्रैक्ट कर गए थे चाइनीज़ लोकोस का, जिसे ZCU 63 कहते हैं। 63 लोकोस हमने लिए थे। वो गो के अमेरिकन लोकोस के मुकाबले के नहीं थे, लेकिन हमने भांप लिया था। 15% डाउन पेमेंट भी पहले हो चुकी थी। चाइनीज़ के साथ बैठे, उनके साथ मेंटेनेंस मैन्युफैक्चरर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, स्पेयर्स की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट किया। मैंने सुना कि वो कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो गया है, इन्होंने फ्रीज़ कर दिया है और तकरीबन 33% लोकोमोटिव्स जो हैं वो मेंटेनेंस के बगैर खड़े हैं। कुछ इन्होंने वहाँ पे रेलवे की जो फैक्ट्री है, लोकोमोटिव फैक्ट्री, वहाँ लॉक कर दी है कि हमारे पास मेंटेनेंस के पैसे नहीं हैं। ये बड़ी महंगी मशीनें हैं और ये कौमी विरसा है। ये दावा करना बहुत आसान है कि हम कौमी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, लेकिन जब गले में ढोल पड़ता है तो फिर बजाना पड़ता है, तो मालूम पड़ता है कितना मुश्किल काम है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि रेलवे लोकोमोटिव जब मैं आया था, एक भी ऐसा नहीं था जिसकी उम्र जो थी वो पूरी नहीं हो चुकी थी। 100% फ्लीट ओवरेज था। हम आपको तकरीबन 150 के करीब लोकोमोटिव नए दे के गए और आप क्रेडिट, आपने उनका सत्यानाश करके रख दिया। मैं इस्तदा करूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म साहब इस चीज़ का नोटिस लें। बहुत सीरियस बात है ये, और पता करें कि लोकोमोटिव जो हैं वो तबाह और बर्बाद हो रहे हैं, इनको कैसे ठीक करना है। ये पाकिस्तान का एसेट है। हम आए चले गए, आप आए हैं चले जाएंगे, कोई और आएगा चला जाएगा, लेकिन अदारों को बर्बाद इस तरह नहीं होना चाहिए। ई टिकटिंग जो था वो हमारा बेहतरीन इनिशिएटिव था। हमने ओपन मार्केट से, प्राइवेट सेक्टर से एक्सपर्ट्स हायर किए। कंपटीशन पे वो बच्चे आए, 6-7 लड़के थे, एक बच्ची थी, उन्होंने काम किया और उन्होंने हमें बहुत कम पैसों में ई टिकटिंग की सारी एप्लीकेशंस बना दी। 60% हमारी रेलवे की जो
थी ये आपके टिकटों की सेल, ये ई टिकटिंग पे चली गई। अब क्या हुआ, जो ये हजूर तशरीफ लाए तो उन्हें तो मेरा भूत नजर आता था उसमें, उन्होंने सब के सब निकाल दिए और एक इतला है कि 11 के 11 बच्चे पिंडी के रख लिए। अब नेट रिजल्ट ये है कि जो मशीनरी है वो बेकार पड़ी है, इस्तेमाल करनी आती नहीं है, और अब वो एनटीसी को आउटसोर्स कर रहे हैं टिकटिंग 75 लाख रुपए महीने पे। ये कोई तरीकाकार है? आप नए लोग रख लें, अगर आप समझते हैं कि जो पुराने वाले थे वो अच्छे नहीं थे, पर काम के लोग रखें, और जब आपके पास मशीनरी मौजूद है, कंप्यूटर्स मौजूद है, उनको अपग्रेड करके चलाओ। इस तरह पैसे बर्बाद करने का तो आपको कोई हक हासिल नहीं है, आपका ज़ाती पैसा तो नहीं है। आप आगे आ जाए। कोचेज़ और फ्रेट वैन्स, 250 पैसेंजर कोचेज़ और 800 फ्रेट वैन्स का एक प्रोजेक्ट हम बना गए थे, जिनका सामान आना था और उन्होंने यहाँ पे असेंबल होना था हमारी फैक्ट्रीज़ के अंदर, वो बैक बर्नर में डाल दिया। अब लोकोमोटिव्स मौजूद हैं, फ्रेट वैन्स और मुसाफिर कोचेज़ मौजूद नहीं है, तो आप किस तरह चलाएंगे ट्रेन को? इसी तरह पावर वैन्स जो बिजली सप्लाई करती हैं, आधी ख़राब खड़ी हैं और आगे नेक्स्ट एक्सटेंशन का कोई प्लान है ही नहीं। ट्रैक्स, जनाब ट्रैक्स हमारे बड़े पुराने हैं, इनको मेंटेन रेलवे करती है बड़ी मुश्किल से, लेकिन सेफ्टी मेजर्स और एसओपीज़ को फॉलो किया जाता है। उसमें ईआरस हैं, इंजीनियरिंग रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ परमानेंट ईआरस हैं, कुछ टेम्परेरी हैं। हमने एक रोड मैप के तहत उनको हर साल रिमूव करना शुरू किया, हर क्वार्टर के बाद चेक करते थे कितनी ईआर रिमूव हुई हैं किस किस ट्रैक पे। वो सारा काम छोड़ दिया है। ये जो हादसात हो रहे हैं ये इस वजह से हो रहे हैं कि आपके पास ट्रैक मेंटेनेंस का आपका जो एसओपीज़ बनाई गई थी फॉलो नहीं हो रही। एक और बात है, हमने रिजीम चेंज की और हम ले गए इसको मैकेनाइजेशन के ऊपर, पूरी मेंटेनेंस को ट्रैक की, क्योंकि पूरी दुनिया में तो मशीनों से होता है, हम हथौड़ियों से ठुक ठुक करते हैं। तो वो शेख साहब ने ये नारा दे दिया है कि ना कुछ खरीदूंगा ना लगाऊंगा ताकि कोई हिसाब ही ना देना पड़े। तो बड़ा आसान काम है कि आपने कोई काम ही नहीं करना, कुछ खरीदना नहीं, कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, तो फिर ये कबाड़ खाना बन जाएगा। हमारी 5 साल की मेहनत सत्यानाश हो ही गई है, लेकिन ये इतना बड़ा कौमी असासा है, ये आपसे प्राइवेटाइज भी नहीं होगा। मैं तो ज़ाती तौर पर निजकारी के खिलाफ हूँ, रेलवे की होने भी नहीं दी, लेकिन ये मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, इसका गाहक भी दुनिया में आपको कोई नहीं मिलेगा। तो एक वक्त आएगा कि अगर ये हालात रहे तो कोड़ियों के भाव हम इसको बेच रही होगी हुकूमत पाकिस्तान, लेने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट रेगुलेटर के तौर पे अपना काम करे और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की हौसला अफजाई करे। हम क्या करते थे, एक एक ट्रेन को उठाते थे, एनालाइज करते थे, यकीन करें कई कई घंटे एक ट्रेन पे डिबेट करते थे अक्रॉस द टेबल, और उसके बाद फैसला करते थे उसके लॉस को कम कैसे करना है, और फिर उसको डेवलप करते थे, बनाते थे, तैयार करके लॉन्च करते थे, और फिर प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करते थे, कंपटीशन से ट्रेन दे देते थे। आप आगे चलें। अब किया क्या भाई साहब ने, भाई साहब इसलिए कहता हूँ कि और किसी ने ये किया नहीं है, मैं सब पे डाल दूँ कि जी सारा कुछ ही जो है वो एक आदमी ने किया है। मैन सिलेक्शन गलत हो गई है। मैन सिलेक्शन ठीक करेंगे नतीजा ठीक आएगा। डीएमजी वालों का कोई काम नहीं है कि वो सेक्रेटरी रेलवेज बने, उन्हें पता ही नहीं है रेलवेज क्या है। मेरी बात शायद बाज़ों को बुरी लगे, आपको लाना पड़ेगा रेलवे सर्विस का आदमी जो सेक्रेटरी रेलवेज हो। हमने बनाया था कुछ 20-22 साल के बाद उसने नताइज दिए। आप डीएमजी के 2 अफसर ले आए हैं, वो जब तक रेलवे की समझ आती है रिटायर हो जाते हैं। इससे आगे ये है नई ट्रेन्स। नई ट्रेन्स का कोई तुक नहीं था। हमने एक स्लोगन दिया था रेलवे को कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, आपने उसको उल्टा कर दिया क्योंकि मुकम्मल स्टेट ऑफ डिनाइल में चले गए हैं। अब आप क्वांटिटी पे हैं, गलीज ट्रेनें चला रहे हैं, गंदी ट्रेनें चल रही हैं, पंक्चुअलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। 15% एडिशनल रेट रेलवे की एसओपी है, आपको लोकोमोटिव्स का और कोचेस का रखना है स्पेयर, ताकि एक ट्रेन कराची से लाहौर या लाहौर से कराची जा रही है, अगर लेट हुई तो दूसरी ट्रेन टाइम पे चल पड़े। आपने सारा एडिशनल रेट एग्जॉस्ट कर दिया है। नेट रिजल्ट यह है कि पंक्चुअलिटी भी कॉम्प्रोमाइज़, सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज़ और सफाई सुथराई भी कॉम्प्रोमाइज़। आगे चलें जनाब। रेलवे की लैंड्स, हमने लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया, डिजिटाइज किया। तकरीबन 99% काम हम कर गए हुए हैं, मे बी 100%। हज़ारों एकड़ नई ज़मीन जो लॉस्ट लैंड थी रेलवे की वो आइडेंटिफाई हुई, वो सामने आई। अब करना क्या था, अगला काम यह था कि डायरेक्टोरेट ऑफ लैंड की रिस्ट्रक्चरिंग करनी थी, क्योंकि ये जो लैंड डिपार्टमेंट है ये उसका बोझ ही नहीं उठा सकता। कोई रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हुई, बना बनाया प्रोग्राम मौजूद है और लैंड की डिजिटाइजेशन हो चुकी है। हमने रेलवे के निचले मुलाजमीन जो कब्रों में रहने पे मजबूर हैं, वो रेलवे के क्वार्टर कब्रों की तरह हैं, गिरने वाले हैं, 350 नए बनाए
और एक ट्रेंड सेट किया कि हर साल 300, 400, 500 बनाएं ताकि 7, 8, 10 साल के अंदर ये डेफिशिएंसी दूर हो। आपने रोक दिया। इसके बाद बने कराची में बने, मैंने खुद इफ्तिताह किया था और वो बाकायदा वहाँ लोग रह रहे हैं, मैं आपको जगह भी बता दूंगा बीच में। इसके बाद 3 ऑर्गेनाइजेशंस थी हमारी रेलवे की, प्रैक्स, रिडेमको और रेलकॉप। रेलकॉप 2.5 करोड़ कमाती थी, हम उसे 30 करोड़ पे ले गए। आज वो सारे लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, कोई काम ही नहीं है। प्रैक्स पड़ी हुई है। रिडेमको आपने बंद कर दी। रिडेमको क्या थी? रियल एस्टेट डेवलपमेंट की कंपनी, हमसे पहले की बनी हुई थी, सरकारी कंपनी थी। हमने जो नए रेलवे स्टेशन बनाए उनके अंदर कॉन्सेप्ट ये था, कोई जाके देखे तो सही उन रेलवे स्टेशन को, उनमें बाकायदा कमर्शियल एरिया वो रेलवे ने लीज करना था। 1.5, 2, 2.5 करोड़ रुपए साल की लीज मिलनी थी और सारी स्पेंडिंग उस एरिया की उसी लीज ने उठा लेनी थी। एक रेलवे स्टेशन चेयरमैन साहब 2 साल में लीज नहीं कर सके आप, वो पड़े हुए हैं, वो भूत बंगले बन रहे हैं। ख्वाजा साहब थोड़ा ब्रीफ करके। नहीं सर, मैंने आपसे टाइम लिया हुआ है, मुझे कम से कम 7-8 मिनट। नहीं सर, मुझे इस पे बात करने दीजिए। हमने 6 तकरीरें नहीं की, ऐसे ना करें। अगर आप मुझे रोकेंगे मैं खामोशी से बैठ जाऊंगा, फिर नहीं बात करते। मैं तो एक तनकीद नहीं कर रहा आपको, एक प्रोडक्टिव बात कर रहा हूँ। ठीक है, सच बता रहा हूँ आपको। आपके सर रेलवे कैरेज फैक्ट्री फारिग बैठी हुई है, ये जो आपकी कैरेज फैक्ट्री है इस्लामाबाद वाली, आपकी लोकोमोटिव फैक्ट्री सालपुर वाली, लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, कोई काम नहीं है। लाहौर की वर्कशॉप्स में कोई काम नहीं, मटेरियल ही नहीं है। जब मटेरियल नहीं होगा तो मजदूर काम कहाँ से करेगा? आप यकीन करें, रेलवे के मजदूर काम करना चाहते हैं। मैंने उनके साथ काम किया ज़मीन पे बैठ के। मैं उन ट्रेड यूनियनिस्ट को जानता हूँ। आपको सुन के हैरत होगी, आपकी हुकूमत आ गई थी, एक शादी पे मुझे ट्रेड यूनियनिस्ट मिल गए, चंद महीने हुए थे। उन्होंने कहा जी हम स्ट्राइक करना चाहते हैं। मैं क्या, स्ट्राइक ना करना प्लीज़। मैं किसी को कहूँगा शेख रशीद साहब के साथ बैठो और बैठ के मसलों को हल करो, स्ट्राइक ना करना, रेलवे को नुकसान होगा। हम तो इस जज्बे के साथ काम करना चाह रहे थे। उन्होंने हमारे ऊपर मल दिया कि जी पता नहीं चोर हैं, डाकू हैं, क्या कुछ कर दिया। मैं नैब भी भुगत आया हूँ, रेलवे का तो कोई इल्ज़ाम लगा भी नहीं। जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले आए थे वो शर्मिंदा होकर वापस चले गए थे। आगे चलते हैं। सिब्बी हरनाई 300 करोड़ रुपए से ट्रैक सर मुकम्मल है, डब्बे भी उस काबिल मौजूद हैं जितने वहाँ चाहिए, लोकोस भी मौजूद हैं। 2 साल से ट्रेन नहीं चली सिब्बी हरनाई पे। ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सिर्फ आपने FC के साथ एक एग्रीमेंट करना है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का, थोड़ा सा खर्चा है, 4 ज़िले लिंक हो जाएंगे, माइंस एरिया, कोल माइन, लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। आपने बलोचिस्तान है, सिर्फ ट्रेन चलानी है, उस ट्रेन को चला दें बस, इतनी मेहरबानी करें। इससे आगे चलें, जैकबाबाद, बसीमा, गवादर, गवादर, खुशदार, मस्तूंग, कोयटा, ये है जो गवादर का लिंक बनेगा ML1 की बाद जब ये नई एक्सटेंशन होगी। ये भी पाकिस्तान का काम है। उसकी हम 200 एकड़ की पेमेंट कर चुके हैं, 285 एकड़ ज़मीन की भी कर चुके हैं। वो लैंड लेनी थी, 200 एकड़ ले ली थी। वहाँ पे गवादर में रेलवे यार्ड और रेलवे स्टेशन बनना था। ट्रैक की अलाइनमेंट हो गई है, डिमार्केशन हो गई है। अब उससे पैसे बलूचिस्तान गवर्नमेंट को दे दें ताकि कोई आपके दौर में या आपके बाद वहाँ पे ट्रैक बन जाए, वरना जगह महंगी हो जाएगी, फिर उसके बाद गवर्नमेंट को 4 गुना कीमत पे जगह लेनी पड़ेगी। किसी ने 2 साल में उस तरफ तवज्जो नहीं दी। आप आगे चलें, डायरेक्टोरेट ऑफ लीगल अफेयर्स, हज़ारों लीगल केसेस हैं, वो डायरेक्टोरेट ऑफ लीगल अफेयर्स बनाया था जनाब, वो ख़त्म कर दिया। अब वहाँ पे जो साहब बैठे हुए हैं वो कोई सिविल इंजीनियर हैं। ये लीगल अफेयर सिविल इंजीनियर का काम तो नहीं। मैं आपकी खिदमत में आखिर में CPAC पे आ जाता हूँ और उसके बाद बात को ख़त्म कर देते हैं। अभी तो बात तो बहुत लंबी है, ख़त्म ही नहीं हो सकती है, इतनी बड़ी तबाही है। CPAC, ये ML1 है सर, ये ML1, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान रेलवेज़ को ये एक हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन ये हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी आसान नहीं है। और मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि उस पर मैंने फास्ट ट्रैक पे काम जान के नहीं डाला था। क्रेडिट लेने के लिए, अगर क्रेडिट लेना था तो फास्ट ट्रैक पे डालते, उसमें गलतियां होनी थी। पाकिस्तान रेलवेज़ को ML1 पे जदीद रेलवेज़ का तजर्बा नहीं है। हमें फूंक फूंक के कदम रखना है और आहिस्ता आहिस्ता कदम रखना है, वरना हम कई अरब डॉलर का टीका लगवा लेंगे पाकिस्तान को और उसके बाद एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, ये पैसे वापस नहीं हम कर सकेंगे। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। हुआ क्या है, हमने एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किया 2017 में। अब आपने अगर कोई अमेंडमेंट करनी है तो आपको चाइनीज़ पार्टनर्स के साथ बात करनी है। यहाँ जो PC1 अप्रूव हुआ है वो चाइनीज़ को ऑन बोर्ड लिए बगैर हुआ है। मैं जिम्मेदारी से गुजारिश कर रहा हूँ। और जो आपने प्रायोरिटीज़ लगाई हैं उसमें आपने इसको सारे को उल्टा दिया है, यानी पेशावर नौशहरा, पिंडी लाहौर, रोडी नवाबशाह। ये प्रायोरिटी ठीक नहीं है, ये दूसरी प्रायोरिटी है। फेज़ 1 में था कालूवाल पेंडोरा, जेलम और पिंडी के बीच, और मुल्तान लाहौर
और उसके साथ वॉल्टन की ट्रेनिंग एकेडमी। आप एक नई रेलवे डाल लेंगे, ट्रेनिंग वाले अगर लोग नहीं होंगे तो रेलवे चलाएगा कौन, उस पर ऑपरेशन कैसे होगा। सो सी पैक की जो हमने वो बनाया था PMU, वो इशफाक खटक साहब आपकी गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं आजकल KPK में, लर्नड आदमी हैं, उनको उठा के बाहर फेंका बेइज्जती करके, पूरी टीम फारिग कर दी। अब वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जिन्हें कख नहीं पता डिज़ाइनिंग किसने करवाई थी, इसकी डिटेल क्या है। ये $8.2 बिलियन पे कंसीव किया गया, $6.2 बिलियन पे फाइनल हुआ, कुछ चीज़ें हमने छोड़ दी। आपके दौर में $7 बिलियन पे अब इसका अप्रूवल हुआ है PND से। क्या मुनासिब होगा मैं कहूँ $1 अरब का खांचा लगा दिया, जो शेख साहब हमारे बारे में कहते थे कि $2 अरब का खांचा लगा दिया। मैं नहीं कह रहा, डिले इतना हो गया कि $1 अरब कॉस्ट बढ़ गई है। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि इसकी तरजीहात को ठीक करें। हमने 5 साल में मुकम्मल करने का फैसला किया, आपकी गवर्नमेंट ने 9 साल दिए हैं। भाईजान ये 15 साल में भी इस तरह मुकम्मल नहीं होगा, इसकी तरजीहात ठीक करें। हम तैयार हैं रेलवे प्रोफेशनल्स के साथ PND में जाने को, आपके सामने प्रेजेंटेशन रखेंगे, इसकी माइक्रो डिटेल रखेंगे, इसकी डायरेक्शन को ठीक करें। हर जगह पॉलिटिक्स नहीं हो सकती क्योंकि पाकिस्तान का कौमी असासा है। मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि ये जो फोबिया है पिछली हुकूमत का, अगर इससे बाहर नहीं निकला जाएगा आपके ठीक काम भी उल्टे हो जाएंगे। बेहतर है कि अगर हमने कोई ठीक काम किया आप उसको लेके चलें, उसका क्रेडिट ले लें, मगर पाकिस्तान को नुकसान ना हो। मैं आपसे ये भी गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि ये सारा बहुत मैंने मुख्तसरन इसको समेटने की कोशिश की है। एक तबाही है रेलवे के अंदर मची हुई, एक अफसर को साल में 3 बार ट्रांसफ़र और पोस्ट किया जाता है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, लोग कॉन्फिडेंस लूज़ कर गए हैं। एक नैब की वजह से भी कोई फाइल साइन करने के लिए तैयार नहीं है, कोई प्रिक्योरमेंट नहीं हो रही, पार्ट्स की मेंटेनेंस और मशीनरी की प्रिक्योरमेंट का कोई निज़ाम बाकी नहीं बचा। एक मुकम्मल तबाही है। अगर ये तबाही ना रोकी गई, आप यकीन कीजिए और 6 साल इस तरह गुजर गया, रेलवे ख्वाब बन जाएगा और एक कबाड़ खाने की शक्ल में बाकी रहेगा। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और आपकी जो PND का डिपार्टमेंट और फाइनेंस की मिनिस्ट्री, जिसकी बाद में ज़िम्मेदारी बननी है, वो इन सारी चीज़ों का सीरियस नोटिस लें और किसी तरीके से रेलवे की कम से कम बहाली का जो हमने एक एडवांसमेंट की थी, अगर आप उसको मॉडर्नाइज नहीं कर सकते तो कम से कम उसको रिवर्स गियर ना लगाएं। बहुत शुक्रिया।